सब कुछ पढ़ के आए हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, हाइपोथेसिस, फॉर्मलाइजेशन, वेरिएबल्स और सैम्पलिंग प्रोसेस, ये सभी हमने पढ़ा, रिसर्च मेथड, है ना, ये हमने किया, फिर केस स्टडी, एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्सपेरिमेंटल, फील्ड एक्सपेरिमेंट, और अब हमने क्या किया, सर्वे और केस स्टडी। अब इतने सारे टॉपिक हमने पढ़ चुके हैं हम, तो वो किसका पार्ट है? वो रिसर्च डिजाइन का पार्ट है। नाम से ही क्लियर हो रहा है रिसर्च डिजाइन क्या है। रिसर्च डिजाइन इज ए ब्लूप्रिंट अकॉर्डिंग टू विच रिसर्चर क्या करता है, अपनी रिसर्च को कंडक्ट करता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। प्रीवियस वीडियो में हमने 7 चैप्टर हमारा कंप्लीट किया, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट और फील्ड एक्सपेरिमेंट और उनके डिफरेंशिएट, उनके टाइप्स हमने कवर किए। इस वीडियो में हम लेसन 8 और लेसन 9 दोनों ही कवर करने की कोशिश करेंगे इन वन वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो डायरेक्ट। केस स्टडी, ठीक है, हमारा टॉपिक रहेगा केस स्टडी। सो आपने कब सुना है कि आप केस स्टडी चल रही है, या आपने कभी ऐसा सुना हो कि किसी के पास कोई केस आया है, वो उसकी स्टडी कर रहा है, ऐसा सुना होगा। आपने ये कब सुना होगा? डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, और सबसे कॉमन एडवोकेट, आप लॉयर बोल सकते हैं, ठीक है, इनके पास आपने सुना कि कोई केस आया। तो हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये कोई क्रिमिनल लॉयर हैं, ठीक है, कौन? आरव, ये क्रिमिनल लॉयर हैं। अब ब्रैकेट में क्रिमिनल लॉयर हमें लिखना था, लेकिन आरव लिख दिया, कोई बात नहीं। सो आरव क्रिमिनल लॉयर है। एक पर्सन आता है, मान लीजिए रुचिका इसके पास आती है, और रुचिका कहती है कि सर मैंने ऐसे ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, मैं इतनी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ, और मुझे इस केस से मुझे बचना है, ठीक है, मुझे सलाखों के पीछे नहीं जाना है, ठीक है, जेल में नहीं जाना है। तो ऐसा रुचिका ने कहा। तो अब क्रिमिनल लॉयर आरव क्या करेगा? समझने की कोशिश करेगा, उसके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेगा, जितनी भी उसके एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करेगा, जितनी भी जो कंडीशंस रही हैं उसने, जो जिन कंडीशंस में, जिन सिचुएशंस में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुई है, वो जिसमें हम कह सकते हैं कि उसने पार्टिसिपेट किया है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, उनको सभी को वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, स्टडी करेगा, हम ये कह सकते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। कौन? लॉयर। किससे? रुचिका से। एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन विल बी कलेक्टेड बाय आरव फ्रॉम रुचिका, हम ये कह सकते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं केस स्टडी में, कि एक केस स्टडी की जो मीनिंग होगा, मेन इन डेप्थ स्टडी करना होगा, जहाँ पर हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। इन डेप्थ केस स्टडी हम कहेंगे। इन डेप्थ जब हम इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कहीं पर भी, उसे केस स्टडी कहते हैं, ठीक है। तो हम थियरी पर चलते हैं। केस स्टडी इज अ रिसर्च मेथड कॉमनली यूज्ड साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बिजनेस, मेडिसिन, इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के साथ भी हम केस स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप में भी, इवेंट पर, फिनोमिना, इन डेप्थ। डायरेक्ट जो मेन फोकस पॉइंट आता है केस स्टडी में, वो इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ ए स्पेसिफिक इवेंट, हम ये बोल सकते हैं, स्पेसिफिक इंस्टेंस, स्पेसिफिक केस, ताकि हम उस सब्जेक्ट के, उस जो हमारा क्लाइंट है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकें, हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बोल सकते हैं। ओके, तो केस स्टडी समझ में आ गया कि कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, ग्रुप हो, इवेंट हो, कोई भी हो, उसके बारे में जब हम गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको हम केस स्टडी कहते हैं। और वहाँ पर जो हमारे जो मेथड्स होंगे डाटा कलेक्ट करने के, वो अलग अलग हो सकते हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो ये आपको अपने माइंड में रखना होगा, ठीक है। अब केस स्टडी में कुछ जो टर्म्स आपको बार बार सुनने को मिलेंगी, वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। इन डेप्थ केस स्टडी, अब जैसा कि मैंने बताया केस स्टडी हो गई, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, जितना होगा उतना डीप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, अनकवर करेंगे इनसाइट्स, पैटर्न्स, रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप रही है, इन डेप्थ एनालिसिस किया जाएगा। जैसा कि आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जैसे ही लॉयर को ये खबर मिलती है कि मेरे जो मुवक्किल ने, मेरे जो क्लाइंट ने क्या किया है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है, उसका दोष है वहाँ पर, ठीक है, उसका ही फॉल्ट है, तो वो क्या करेगा? जितने भी जो सबूत होंगे वहाँ पर, एविडेंसेस होंगे, उनको रिलेट करने की कोशिश करेगा, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। अब वो कब कर सकता है? जब उसको इन डेप्थ एनालिसिस की पूरी इन डेप्थ एनालिसिस और इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एक सिचुएशन के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ऐसा कहेंगे। हिस्टोरिकल, क्या रीज़न रहा, सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल, सभी फैक्टर्स की हमें जो यहाँ पर कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हमें जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिस भी सिचुएशन में है जो हमारा क्लाइंट होगा। मान लीजिए यहाँ पर क्लाइंट है, तो हमें हर एक पोर्शन की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, हम ये कह सकते हैं।
तो अब सबकी समझ होगी तो होलिस्टिक अप्रोच हम बोल सकते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक वेरिएबल से सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से काम नहीं चलता, हमें जो क्या करना पड़ता है होलिस्टिक अप्रोच यूज़ करनी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, केस स्टडीज ऑफन इन्वॉल्व द एग्जामिनेशन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स एंड पर्सपेक्टिव्स। रिसर्चर्स एम टू कैप्चर ए होलिस्टिक व्यू ऑफ केस रादर देन ए फोकसिंग इन ए सिंगल सब्जेक्ट, या हम सिंगल एस्पेक्ट कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस रख के काम नहीं चलने वाला, होलिस्टिक अप्रोच का यूज़ करना होगा। अब आपने अगर ध्यान से जो प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो वहाँ पर हमने क्या कहा था कि यहाँ पर हमें क्वांटिटेटिव डाटा मिलता है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम करते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है वो क्वालिटेटिव फॉर्म में मिल रही है, तो हम यहाँ पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन, आर्टिफैक्ट्स, इस तरह से हमें जो इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे, और क्वालिटेटिव डाटा में आप स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस नहीं लगा सकते। कोई भी टॉपिक हुआ उसके बारे में हम रिच डिस्क्रिप्शंस लेंगे, काफ़ी सिंपल टर्म्स हैं यहाँ पर, और थियरी बिल्डिंग करेंगे, ठीक है। एक नया इंसाइट हमें देखने को मिलेगा, सीधी सी बात है, जब आप मान लीजिए PTSD के कोई पेशेंट को आप देख रहे हैं, PTSD आप समझते हैं, पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक किसी ट्रामा के बाद किसी को स्ट्रेस हो जाना। अब एवरी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी, हम ये कह सकते हैं एवरीवन इज़ डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन, है ना। तो हर एक की पर्सनैलिटी अलग है, हर एक की जो प्री डिस्पोजिशनल हम बोल सकते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, तो हो सकता है उनकी लाइफ में इवेंट भी अलग अलग हुई हो, और इवेंट अलग अलग हुई है तो उनको जो इफेक्ट होगी वो इवेंट्स के थ्रू जो पार्टिसिपेंट होगा या जो हमारा क्लाइंट होगा वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, अलग अलग लेवल से हो सकता है, तो उनका जो स्ट्रेस डिसऑर्डर है वो भी अलग अलग हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जब भी तो हम केस स्टडी बोलते हैं कि हम एक पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि PTSD हुआ क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ हमें केसेस स्टडीज़ करने पड़ेंगे अगर हमारा क्वेश्चन ये है। तो अगर हमारा क्वेश्चन ये है कि आरव को PTSD की शिकायत है, तो आरव के साथ ऐसा क्या हुआ, उसकी हिस्ट्री, कल्चर, एनवायरनमेंट, फैमिली, पीयर्स, स्कूल्स, फ्रेंड, सब कुछ हमें स्टडी करना होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन टर्म्स के बारे में। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप ऑफ केस स्टडी के बारे में बात करते हैं। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं, इलस्ट्रेटिव केस स्टडी, एक्सप्लोरेटरी, कम्युलेटिव और क्रिटिकल केस स्टडी, 4 तरह के टाइप्स हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले इलस्ट्रेटिव केस स्टडी की। इलस्ट्रेटिव केस स्टडी को ना, इलस्ट्रेटिव को हिंदी में बोलते हैं उदाहरणात्मक, ठीक है, कि जहाँ पर हमारा जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, सिर्फ इंस्टेंसेस, हम कह सकते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू किसी को समझना या किसी को समझाना। हम ये कह सकते हैं कि इन इलस्ट्रेटिव केस स्टडीज़ की हेल्प से वी कैन प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शंस विद स्पेसिफिक इंस्टेंसेस सिंपली अंडरस्टैंड। यहाँ पर हम इलस्ट्रेटिव केस स्टडीज़ की मदद से एक हम कहेंगे स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, और जो रीडर होगा या फिर जो केस को स्टडी करेगा उसका इंटरेस्ट बनाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, ताकि उसको उस सब्जेक्ट के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, या हम कह सकें कि हम कोई बात करना चाहते हैं किसी टॉपिक पर या किसी केस स्टडी को शुरुआत करना चाहते हैं, तो इलिस्ट्रेशन से, उदाहरण से, इंस्टेंसेस से हम शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए आपने साइकोलॉजिकल एग्जाम्पल लें तो सिगमंड फ्रॉइड के बारे में सुना है, मैं आपसे पूछूंगा सिगमंड फ्रॉइड के बारे में सुना है, तो मैं आपको स्टोरी बताऊँगा कैसे उन्होंने कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी किया। उन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, कास्ट्रेशन, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अब आप पूछेंगे ये क्या है, ये हमें ना पता लग जाएगा, हालांकि आपने अगर प्रीवियस वीडियोस जहाँ पर हमने सिगमंड फ्रॉइड की थियरी को डिस्कस किया था वहाँ से अगर आपने देखी होगी तो समझ में आ भी गए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि मैं एक स्टोरी टेलिंग की तरह आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल से आपका इंटरेस्ट बनेगा, इस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग बनेगी, कैसे साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रॉइड का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है, तो ये हमें पता चल जाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपका एग्जाम्पल लेते हैं किसी इंडियन स्टार्टअप का ले लेते हैं, जोमेटो का लेते हैं, चलिए जोमेटो का लेंगे, ठीक है। जोमेटो क्या है, अब फूड डिलीवर करता है ये, ठीक है, सभी को पता है, लेकिन हम यहाँ पर अगर मान लीजिए हमें टॉपिक्स पर बात करनी होगी तो हम क्या करेंगे, हिस्ट्री क्या है जोमेटो की, बिजनेस मॉडल क्या होगा, हम ये कह सकते हैं, या फिर हम कहेंगे कि ग्रोथ कैसी रही है, या फिर हम कहेंगे कि इनका और क्या कहेंगे जोमेटो के बारे में, हिस्ट्री हो गई, बिजनेस मॉडल हो गया, रिवेन्यू,
कि वैसे तो ग्रोथ में ही आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही ना टॉपिक्स हमने यहाँ पर जो शुरुआत किए हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक रीडर का इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं उस सब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में उसे एक पर्टिकुलर बेटर अंडरस्टैंडिंग उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। चलिए थ्योरी पर चलते हैं, फिर समझते हैं। प्राइमरली डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ दे टिपिकली यूटिलाइज 1 और 2 इंस्टेंसेस, एक या दो एग्जांपल्स का हम यूज़ करते हैं और बताते हैं कि सिचुएशन कैसी है, व्हाट ए सिचुएशन इज़ लाइक। इलस्ट्रेटिव केस स्टडीज सर्व प्राइमरली टू मेक द अनफेमिलियर टू फेमिलियर, जिन चीज़ों को आप जानते नहीं, जैसे कि अभी मैंने सिगमंड फ्रॉइड का एग्जांपल दिया, तो वो क्या हेल्प करता है कि आप जो इन चीज़ों को जानना शुरू कर दें। या मैंने जोमेटो का एग्जांपल दिया, कोई बिजनेस स्टार्टअप की बात कर रहे हैं और जोमेटो के एग्जांपल से मैं आपको बिजनेस स्टार्टअप के बारे में समझा रहा हूँ, तो इलस्ट्रेटिव केस स्टडीज़ होगी वो, ठीक है, जहाँ पर रीडर को कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड करा दी जाती है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। टॉपिक इन क्वेश्चन दे एम टू हेल्प रीडर अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। या हम एक और एग्जांपल आपको दे सकते हैं, जैसे कि आपको इसरो का नाम आपने सुना होगा। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक ऐसा ही इसकी फुल फॉर्म है। तो हम इसकी भी हिस्ट्री के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो मिशंस हैं, कौन कौन से मिशन हुए हैं, मंगलयान के बारे में बात कर सकते हैं। इंडियन टेक्नोलॉजी में कैसे ये कंट्रीब्यूट कर रही है, ग्लोबलाइजेशन में कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है। तो जिस टॉपिक्स के बारे में आपको नॉलेज नहीं है उसके बारे में आपकी नॉलेज बनाना या आपका इंटरेस्ट क्रिएट करना एक स्टोरी टेलिंग के लिए साथ है, जो मैं इसमें जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर सकते हैं, सीधी सी बात है ना। तो समझ गए होंगे, जैसे कि मैंने इतने सारे उदाहरण दिए, ये उदाहरणात्मक केस स्टडी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी। सिंपली दीज स्टडीज़ आर कंडक्टेड व्हेन जो रिसर्चर के पास लिमिटेड अमाउंट में क्या हो, नॉलेज हो, हम ये कह सकते हैं। लैक प्रायर रिसर्च, वहाँ पर बहुत कम रिसर्च हुई हो, ठीक है। तो दीज रिसर्च एम टू जनरेट इनिशियल इंसाइट्स, ये हेल्प करती है हमारी नई हाइपोथेसिस को क्रिएट करने में, नई थियरीज़ को बिल्ड करने में, ताकि हम फर्दर क्या कर सके, इन्वेस्टिगेशन कर सके या फर्दर रिसर्च कर सके। इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे, मान लीजिए साइकोलॉजिकल एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है जो मेंटल हेल्थ पे ले सकते हैं, या फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं स्क्रीन टाइम कोग्निटिव बिहेवियर पर लगा लीजिए, ठीक है, ऑफ स्टूडेंट। तो स्क्रीन टाइम जो हम मोबाइल पर टाइम बिताते हैं, आपने देखा होगा आजकल तो स्क्रीन टाइम भी बताने लगा है कि हमने इतनी देर तक है जो फ़ोन को ऑन रखा, तो वो हमारे कोग्निटिव बिहेवियर पर कैसे इफेक्ट डालता है, ये किसका एग्जांपल हो सकता है। और आप मान लीजिए इसका एग्जांपल और क्या लें, जैसे कि ई कॉमर्स, आजकल जो आपने सेल्स देखी होंगी, ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, अगर हम इसका कमर्शियल एग्जांपल लें, जो कह सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, इन्होंने जो ट्रेडिशनल शॉपकीपर हैं, उनको कैसे क्या किया, प्रभावित किया, हम कह सकते हैं, कैसे इनकी जो सेल्स पर इफ़ेक्ट डाला गया है ई कॉमर्स वेबसाइट्स की वजह से, क्योंकि लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करना लगे हैं एज़ कंपैरिजन टू ऑफलाइन दुकान में जाना, उनसे सामान मांगना, ये थोड़ा सा लोगों को कम पसंद आता है, लेकिन ऑनलाइन घर बैठे बैठे ऑर्डर करना थोड़ा सा फैशन बन गया, हम ये कह सकते हैं। तो ये एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्युलेटिव केस स्टडी। अब कॉम्युलेटिव केस स्टडी कब कंडक्ट की जाती है, जब हम नंबर ऑफ केसेस को स्टडी करते हैं इन ऑर्डर टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, इन ऑर्डर टू गेट, हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन टू रिसर्चेज और मोर रिसर्चेज, पैटर्न, थीम आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉम्युलेटिव केस स्टडी का एग्जाम्पल लेंगे। इसका एग्जाम्पल कैसे करें, मान लीजिए आपको क्या करना है, डायरी खोलना है, कोई दूध की डायरी होती है ना, मिल्क डायरी, वो आपको ओपन करनी है, लेकिन आपने क्या किया, कॉम्युलेटिव केस स्टडी का हेल्प ली। क्या से, मान लीजिए गुजरात में है शायद अमूल और मदर डायरी है आई थिंक दिल्ली में, ठीक है। तो आपने वहाँ पर स्टडी की, दोनों केसेस को स्टडी किया और वहाँ पर उन फैक्टर्स को, जो कॉमन फैक्टर्स हैं, क्या दोनों में सेम सिमिलैरिटीज़ हैं, कौन सा एनवायरनमेंट दोनों को अफेक्ट करता है, हम ये कह सकते हैं ओवरऑल फॉर ए सक्सेसफुल बिजनेस, समझ रहे हैं, एक सक्सेसफुल डायरी को कंडक्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें मायने रखती हैं, यहाँ को हम फैक्टर्स जो इनको अफेक्ट कर रहे हैं उनको स्टडी कर सकते हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, दोनों के बीच में क्या पैटर्न दोनों का सेम रहा है जिसकी वजह से ये कामयाब हुई है, ठीक है। तो हम पढ़ते थे आइडिया बिहाइंड दीज स्टडीज इज अ कलेक्शन ऑफ ए पास्ट स्टडीज, समझ रहे हैं, पास्ट स्टडी विल अलाउ फॉर ए ग्रेटर जनरलाइजेशन विदाउट एडिशनल कॉस्ट और टाइम बीइंग एक्सपेंडेड ऑन न्यू possibly repetitive studies. The goal is accumulated knowledge and insight from these cases to build a more comprehensive understanding of broader phenomena. से
अब आपको जब एग्जाम्पल समझ में आता है ना, तो थियोरी तो बस यूँ समझ लीजिए, आपको सिर्फ एक बार पढ़नी है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ गए। तो ये एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये भी आप रीड कर लीजिएगा। तो कम्युलेटिव केस स्टडीज़ में हम स्टडी करते हैं नंबर ऑफ केसेस मोर देन 2 और 3, तो तब हम क्या करेंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल केस स्टडीज़, क्रिटिकल इंस्टेंस केस स्टडी। यहाँ पर हमारा फोकस होता है स्पेसिफिक केसेस पर। इसका एग्जाम्पल क्या लें, आप लगा लीजिए, स्पेसिफिक केस हो सकता है पुलवामा अटैक, ठीक है, आई थिंक 2019 है ना। तो 2019 में क्या हुआ, पुलवामा अटैक हुआ। तो यहाँ पर हम क्या, ये स्पेसिफिक इवेंट है या स्पेसिफिक केस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा मेन फोकस इसी पर है। हम ये स्टडी कर सकते हैं कि इंडियन अथॉरिटी का क्या रिस्पॉन्स रहा है इसमें, ठीक है, या रीज़न क्या है, रीज़न विच लीड टू पुलवामा अटैक, हम ये बोल सकते हैं लीड टू अटैक, ठीक है। या फिर हम कहेंगे कि पब्लिक ओपिनियन का क्या था, समझ रहे हैं। तो क्रिटिकल इंस्टेंस केसेस क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर केस, स्पेसिफिक इवेंट पर हमारा फोकस रहता है, ठीक है। एक्सट्रीम नेचर, यूनिकनेस, पोटेंशियल टू चैलेंज एग्जिस्टिंग थियरी और assumptions, these cases are selected because they offer an opportunity for in-depth analysis and insight generations। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने जो तूफान का डाल दिया है ना, तो आप ये भी रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्रिटिकल इंस्टेंस केसेस हो गया हमारे पास, और एक्सप्लोरेटरी, कम्युलेटिव एंड इलिस्ट्रेटिव, चारों हमने केस स्टडीज़ को किया। अगर आपको फिर भी कोई टॉपिक या पॉइंट ना समझ में आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिसकंसेप्शन ऑफ द केस स्टडी के बारे में। कौन कौन से मिसकंसेप्शन आपको सुनने को मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं इन पे लगाएंगे। अजम्पशन ऑफ द जर्नलाइजेबिलिटी, क्या कंसीडर किया जाता है कि केस स्टडी है ना, वो लार्ज पॉपुलेशन पर जर्नलाइज की जा सकती है। जर्नलाइज मीनिंग आप अब तक समझ गए होंगे कि हम लोगों पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए आरओ, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, आरओ को क्या है, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है उसको। तो आपको क्या लगता है कि हम जो आरओ के ऊपर जो सिम्टम्स हमें यहाँ पर मिले हैं, क्या हम उनको लोगों पर अप्लाई कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि एवरीवन इज़ डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। मैं पहले भी बता चुका हूँ, हर एक की पर्सनैलिटी अलग है, हर एक की सर्कमस्टेंसेज, फैमिली कंडीशंस, फैमिली इश्यूज़, सब कुछ अलग है यार। तो हम कैसे, मतलब एक पर्टिकुलर जो पर्सन को स्टडी करके हम कैसे दूसरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये भी मिसकंसेप्शन है कि हम जो इसकी अजम्पशंस हैं उनको जर्नलाइज कर सकते हैं, लार्ज पॉपुलेशन पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ऐसा होता नहीं। सेकंड होता है हमारे पास इक्वेटिंग केस स्टडीज़ विद सर्वे और एक्सपेरिमेंट। अब सर्वे और एक्सपेरिमेंट में क्या फ़र्क है? देखिए, अगर आपने थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, और सर्वेज़ है, वहाँ पर हमें कौन सा डाटा मिलता है? क्वांटिटेटिव डाटा मिलता है। लेकिन केस स्टडीज़ में हमें कौन सा मिलता है? क्वालिटेटिव डाटा मिलता है। तो हम क्या नहीं कर सकते, हम स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस नहीं यूज़ कर सकते यहाँ पर, ठीक है, हमारी टेक्निक्स अलग होंगी यहाँ पर। तो हम एक बार पढ़ते हैं इसको। सिमिलर टू सर्वे और एक्सपेरिमेंट, क्या करते हैं, सर्वे और एक्सपेरिमेंट्स की सेम हम इक्वेट कर लेते हैं कि यार केस स्टडी भी यही है, सर्वे भी यही है, एक्सपेरिमेंट भी है, तो यही। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। सर्वे में हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करते हैं, और केस स्टडी में हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है लिमिटेड सैम्पल साइज मीन वीकनेस। अब आप ये देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, हम कहेंगे कि सर्वे में क्या होता है, हमें सैम्पल साइज़ चूज़ करना होता है। अब सैम्पल साइज़ आपको पता होगा, एक हम कहेंगे कि सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है ना, जिस पर हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट लगाएंगे, हम ये कैसे ट्रीटमेंट जिसको प्रोवाइड किया जाएगा, और वो रिप्रेजेंट करेगा हमारी पॉपुलेशन को। अंडरस्टैंड, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन दैट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, ठीक है। तो लिमिटेड सैम्पल साइज मीन्स कि सर्वे में और एक्सपेरिमेंट में हमें सैम्पल साइज मेंटेन रखना होता है कि हम इतना सैम्पल साइज लें, तब हमारी स्टडी है जो वैलिड और रिलायबल कंसीडर की जाएगी। लेकिन केस स्टडी में ऐसा नहीं होता। केस स्टडी में आप एक पर्सन पे भी कर सकते हैं, दो पे भी, ग्रुप, जैसा कि हमने शुरुआत में किया। तो ऐसा ये मिसकंसेप्शन है कि सैम्पल साइज है जो मीन्स यहाँ पर वीकनेस होगा। नहीं, ये कोई वीकनेस नहीं है केस स्टडी की, ये तो स्ट्रेंथ है। सीधी सी बात है, अगर आप आरओ के केस को स्टडी कर पाए, फिर आपने रुचिका के केस को स्टडी किया, ऐसे करके आपने नंबर ऑफ मतलब 50 to 70 आपने ऐसे PTSD के केस को स्टडी किया, फिर आप क्या कर रहे हैं, सबके बीच में एक पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युलेटिव केस स्टडी हम जिसको बोल देंगे, तो आपको एज एक बेहतर रिजल्ट जिसको आप जर्नलाइज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, वहाँ पर चांसेस हो जाएंगे जर्नलाइज करने के, ऐसा नहीं है कि फिर भी आप कर ही देंगे। लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ऐसा कंसिडर किया जाता है कि केस स्टडीज़ में ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती,
ठीक है। मिसकंसेप्शन दैट केस स्टडीज लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, बिकॉज यहाँ पर हम सब्जेक्टिव डाटा कलेक्ट करते हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है कि ऑब्जेक्टिविटी है ही नहीं। इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च गोल्स। ये क्या कहता है, पीपल मिस्टेकनली अज्यूम दैट केस स्टडीज आर प्राइमरली हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। उनको क्या लगता है कि केस स्टडी में हम पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं फिर उनको प्रूव करते हैं। ऐसा नहीं होता भाई साहब। केस स्टडी में क्या होता है, हम एक्सप्लोरेटरी डाटा, डिस्क्रिप्टिव और थियरी बिल्डिंग इन नेचर डिपेंडिंग ऑन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। जो हमारा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, मेन मोटिव है, उसी के आधार पर हम डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हाइपोथेसिस बनाई नहीं जाती, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स रिपोर्टिंग। अब देखिए केस स्टडी के बारे में सुन के ऐसा लगता होगा भी PTSD के बारे में हम कैसे फाइंड आउट करें। तो हो सकता है ये लेंथी हो प्रोसेस और हो सकता है कॉम्प्लेक्सिटी हो, लेकिन लेंथ और कॉम्प्लेक्स नेचर दोनों ही डिपेंड करते हैं हमारे क्वेश्चन पर, हमारा जो प्रॉब्लम क्या है या हमारे जो इशू क्या है, जो कि हम केस स्टडी में डिस्कस करेंगे। तो ये थे मिसकंसेप्शन, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार स्टडी के जो केस स्टडी के स्टेप्स पर नज़र मारते हैं, कैसे ये क्या काम है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हमारा रहेगा रिसर्च क्वेश्चन को फाइंड आउट करना, फिर हम केस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर हम केस स्टडी टाइप, कौन सा हम केस स्टडी टाइप करेंगे, कैसे हम क्या करेंगे, इलिस्ट्रेटिव मेथड यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डाटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, इंटरव्यू लगाया जाएगा या हम क्या करेंगे, कोई क्वेश्चन आयर देंगे, ये हमारा होता है। तो स्टेप्स आप अपने आप रीड करिएगा, ठीक है, इतने मुश्किल है नहीं। डाटा को ऑर्गेनाइज करना, फिर इसमें नरेटिव, तो नरेटिव इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मेन है औरों से जो सबसे अलग है पॉइंट, वो नरेटिव है। नरेटिव में क्या होता है कि हम सारी हिस्ट्री जितनी भी हमने कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन, वहाँ पर हम क्या करते हैं, सारी की सारी उसमें राइट डाउन करते हैं, क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा है जो पेशेंट के साथ, और पेशेंट का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, पास्ट ट्रामा या कोई भी इवेंट जो उसको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ हमने राइट डाउन किया। तो आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाएगा। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करते हैं, ये स्टेप्स आप खुद रीड करिएगा, ठीक है, इतने मुश्किल है नहीं, ठीक है। अगर फिर भी ना कुछ समझ में आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, स्टेप्स बिल्कुल ईजी रहेंगे। तो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, MPC 005 लेसन 9 रिसर्च डिज़ाइन, और इसमें सिंगल फैक्टर आपको है जो स्टडी करने को, जैसा कि मैंने लेसन 7 में बताया था कि फैक्टोरियल डिज़ाइन है ना, तो वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो अब रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, अभी देखिए जब तक हम सब कुछ पढ़ के आए हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, हाइपोथेसिस, फॉर्मलाइजेशन, वेरिएबल्स और सैम्पलिंग प्रोसेस, ये सभी हमने पढ़ा। रिसर्च मेथड है ना, ये हमने किया। फिर केस स्टडी, एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्सपेरिमेंटल, फील्ड एक्सपेरिमेंट, और अब हमने क्या किया, सर्वे और केस स्टडी। अब इतने सारे हमने इतने सारे टॉपिक हमने पढ़ चुके हैं हम, तो वो किसका पार्ट है, वो रिसर्च डिज़ाइन का पार्ट है। नाम से ही क्लियर हो रहा है रिसर्च डिज़ाइन क्या है। रिसर्च डिज़ाइन इज ए ब्लूप्रिंट अकॉर्डिंग टू विच रिसर्चर क्या करता है, अपनी रिसर्च को कंडक्ट करता है, या हम ये कह सकते हैं कि रिसर्चर को गाइड करता है कि कैसे वो चलने वाला है, उसका पाथ क्या है, कैसे वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करेगा। ओके, तो रिसर्च डिज़ाइन क्या है, एक ओवरऑल प्लान स्ट्रक्चर दैट ए रिसर्चर क्रिएट टू गाइड देयर रिसर्च प्रोसेस एंड एड्रेस देयर रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स। अंडरस्टैंड। तो ये क्या है, एक ब्लूप्रिंट की तरह है कि हमने एक नक्शा तैयार किया कि हाँ कि मेरी हाइपोथेसिस ये रहेगी, ठीक है, मैं डायरेक्ट हाइपोथेसिस पे आ गया कि मेरी प्रॉब्लम ये रहेगी, ठीक है, फिर मैं हाइपोथेसिस ऐसे बनाऊंगा, मेरा सैम्पलिंग मेथड ये होगा, ठीक है, मेरा सैंपल साइज़ क्या होगा, ओके, या फिर हम कहेंगे फिर मेरा रिसर्च मेथड कौन सा होगा, हम कहेंगे डाटा कलेक्ट करने का मेथड कौन सा होगा, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चन आयर, क्या आप अप्लाई करना चाहेंगे, डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। ये हमारे सारे हैं जो किस में आता है, रिसर्च डिज़ाइन में। हाउ वी डिज़ाइन आर रिसर्च, कैसे हम डिज़ाइन करते हैं हमारी रिसर्च को। अब देखिए ये सभी मैंने बताए आपको, अब देखिए कितनी जल्दी जल्दी ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। रिसर्च ऑब्जेक्टिव, डाटा कलेक्शन मेथड, देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमारा ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट किया, ठीक है। फिर हमने डाटा कलेक्शन मेथड, कैसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंटल मेथड, इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज़, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, या सर्वे, ठीक है, ये हमारे पर डिपेंड है, हमारी रिसर्च के क्वेश्चन पर डिपेंड है। सैम्पलिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी, सैंपल का साइज़ क्या रहेगा, डाटा को एनालाइज करने की टेक्निक कौन सी, स्टैटिस्टिकल यूज़ करेंगे या क्वालिटेटिव यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंड। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा है, सुना है, एटलीस्ट सुन लीजिए आप, ठीक है, देखिए मत, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप सुनेंगे तो भी आपको देखिए ये टर्म सारी मैं कवर करवा चुका हूँ। अब तो बस आपको यूँ समझ लीजिए, एक बार देखना है। टाइम फ्रेम क्या रहेगा कि कितने टाइम में क्या काम करना है हमें,
एथिक्स तो हम भूल ही गए बताना ऊपर कि हम एथिक्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे, और हमारा बजट फिनेंशियल और लॉजिस्टिक दोनों ही यहाँ पर मैटर करता है। ये सभी स्टेप्स, सभी पॉइंट्स हम है जो रिसर्च डिज़ाइन में डिज़ाइन करते वक्त है जो इनको क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं या फिर हम राइट डाउन करते हैं कि हमारी रिसर्च ऐसे ऐसे चलने वाली है भाई साहब। ठीक है, अब ये कुछ डिज़ाइन जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनको मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा, सिर्फ एक बार आपको बताऊंगा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। अब चलिए फिर भी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ आईवी और ऑब्जर्व किए जाते हैं डीवी। ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल किए जाते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल, रैंडमाइजेशन की जाती हैं। अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रैंडमाइजेशन असाइनमेंट के साथ हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनको चेंज नोट करते हैं। सर्वे में क्या करते हैं हम कि ये एक पर्टिकुलर ग्रुप, क्या इंडिविजुअल पर्सन को हम क्या करेंगे, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उसको अटेन करने के लिए, क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चनायर तैयार किया जाएगा। उसमें जो क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया जाता है वो भी लंबी प्रोसेस है, पूरी वीडियो इस पर बनी हुई है। और फिर हमें जो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के एटीट्यूड, ओपिनियन, बिहेवियर के। ओके, सो नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन डिज़ाइन। हम कैसे किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे हम सिस्टमेटिकली ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और उसके बिहेवियर और क्या कर रहे हैं, उसके बिहेवियर या नेचुरल एनवायरनमेंट में उसके बिहेवियर की स्टडी करके इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। केस स्टडी अभी हमने किया इन डेप्थ एक्सप्लोरेशंस ऑफ एनीथिंग। ठीक है, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक, इंडिविजुअल के बारे में करते हैं तो वो केस स्टडी हो जाएगी। कोरिलेशन रिसर्च को हम नेक्स्ट वीडियोस में करने वाले, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कोरिलेशन में क्या होता है, हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं करते बल्कि सिर्फ रिलेशनशिप चेकआउट करते हैं कि इन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन। लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन और क्रॉस सेक्शनल हम दोनों डिस्कस कर चुके हैं। जब लंबे समय के लिए हम किसी एक सेम सब्जेक्ट को ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करें, ऑब्जर्व करें। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, हम डाटा कलेक्ट करते हैं डाइवर्स ग्रुप्स पर, ठीक है, सिंगल टाइम में, और फिर उनको कोरिलेट करके उनके रिजल्ट्स को देखते हैं। तो ये हम सभी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी, आप नई पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो आप जाकर देख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन का फंक्शन क्या है। ठीक है, कर्लिंगर ने कहा कि आंसर प्रोवाइड करना, जो हमारी रिसर्च का जो क्वेश्चन है उसका आंसर प्रोवाइड करना और वेरिएंसेस को कंट्रोल करना। और एक यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल, मैक्सिम, मिन, कौन। अब ये कौन कंट्रोल है, मिन मिनिमम है और मैक्स मैक्सिमम है, कि हम मैक्सिमाइज रखें सिस्टम में वेरिएंस को, एक्सट्रेनियस वेरिएंस को कंट्रोल रखें और मिनिमाइज रखें एरर वेरिएंस को। ये कर्लिंगर ने कहा। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इतना एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको कुछ बातों का पता होना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं सिंगल फैक्टर डिज़ाइन। सिंगल फैक्टर जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पर हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसे हम सिंगल फैक्टर डिज़ाइन कहते हैं। आगे जो हम चैप्टर करने वाले हैं उनमें हम मल्टीपल फैक्टर्स को करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंगल फैक्टर डिज़ाइन में क्या है, दो मेन सब पार्ट्स आते हैं, बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन और विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन, या विद इन ग्रुप डिज़ाइन कह लीजिए। विद इन सब्जेक्ट होगा, ग्रुप नहीं होगा, विद इन सब्जेक्ट होगा। तो एक बार मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, इससे फिर आपको ना ये पॉइंट्स ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में क्या होता है, मान लीजिए ये ग्रुप ए है, क्या है, ग्रुप ए, ये ग्रुप बी है। ठीक है, ये टीचिंग मेथड हमने क्या किया, हमने बनाया टीचिंग मेथड 1 और टीचिंग मेथड हमने बनाया 2। तो बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि दो ग्रुप के बीच में, या हम कहेंगे ग्रुप्स के बीच में। ठीक है, तो ग्रुप्स के बीच में क्या हो रहा है, हम जो हमारा ट्रीटमेंट है ना, ग्रुप ए को अलग दे रहे हैं और ग्रुप बी को अलग दे रहे हैं, फिर इनके रिजल्ट्स को मेज़र कर रहे हैं। बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली मेज़र करते हैं दोनों ग्रुप्स को। ठीक है, और विद इन सब्जेक्ट में क्या होगा कि मान लीजिए हमने क्या कर दिया, 10 मेंबर्स है हमारी रिसर्च में। कैफीन का एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा आगे। ठीक है, तो कैफीन है मान लीजिए 0 mg, 50 mg और 100 mg। सबसे पहले क्या किया जाएगा, 0 mg की जो बेवरेज है वो 10 के 10 मेंबर्स को प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, 10 to 1 सभी को रिजल्ट देखा जाएगा, अलर्टनेस में जो कितने अलर्ट रहते हैं वो। फिर सेम पार्टिसिपेंट्स पर 50 mg की जो कैफीन है जो उनको प्रोवाइड की जाएगी बेवरेज में डाल के।
उनको पिलाई जाएगी, फिर उनके अलर्टनेस को मेज़र किया जाएगा, फिर 100 mg के साथ उनके अलर्टनेस को मेज़र किया जाएगा कि विद इन सब्जेक्ट, कि हर एक सब्जेक्ट को जो उस ग्रुप में है सभी को ट्रीटमेंट से मिल रहा है, ये विद इन सब्जेक्ट है। आई होप आपको यहाँ से जो क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल समझते हैं डायरेक्ट, ठीक है। देखिए इन बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन में क्या होता है, मान लीजिए 3 डिफरेंट ड्रग्स हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं ड्रग्स PCM, पैरासीटामोल, डेस्पिरिन और एस्पिरिन। अब तो आई थिंक ये दोनों ही बैन हो गई है ना। तो PCM के लिए हमने क्या किया, एक ग्रुप है हमारा G1, ठीक है, दूसरा ग्रुप है हमारा G2, थर्ड ग्रुप है हमारा G3। अब तीनों को हमने क्या किया, अलग अलग, वन ग्रुप ऑफ डिप्रेस्ड इंडिविजुअल वुड रिसीव वन ड्रग, एक को एक ड्रग दिया, दूसरे को दूसरा और तीसरे को तीसरा। फिर हम क्या करेंगे, इनकी रिलेशनशिप चेक करेंगे। तो आपको समझ में आया कि बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन क्या होता है। अब बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में एक और आता है मल्टी ग्रुप डिज़ाइन। तो मल्टी ग्रुप डिज़ाइन में क्या होता है, मल्टी ग्रुप डिज़ाइन में हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो मोर देन 2 और 3 होंगे और कंट्रोल ग्रुप 1 होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, G1 जो यहाँ पर ग्रुप है उसको क्या किया गया है, इन्फोर्समेंट किया गया है, ठीक है। हर एक रिस्पॉन्स के लिए कोई भी वो रिस्पॉन्स करे उसको इन्फोर्समेंट दिया जाएगा। लेकिन G2 जो ग्रुप है उसको इन्फोर्समेंट कब दिया जा रहा है, एक टाइम इंटरवल के बाद। मान लीजिए 5 मिनट का टाइम कर दिया, हर 5 मिनट के बाद जो रिस्पॉन्स वो कर रहा है तो उसको रिस्पॉन्स करने पर इन्फोर्समेंट दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन थर्ड को क्या किया जा रहा है, थर्ड पर्सन को इन्फोर्समेंट किया जा रहा है रैंडम इंटरवल पर। उसको भी नहीं पता कब उसको इन्फोर्समेंट मिल जाए, तो वो क्या करता रहेगा, बिहेव को शो करता रहेगा। लेकिन फोर्थ क्या है, हमारा कंट्रोल ग्रुप है, उसको इन्फोर्समेंट दिया ही नहीं जा रहा। तो इन्फोर्समेंट नहीं दिया जा रहा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उनकी जो लर्निंग है वर्बल टास्क पर, उसको हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक से मेज़र करने की कोशिश करेंगे कि क्या इनमें डिफरेंसेस आया है, ठीक है। तो ये था हमारा मल्टी ग्रुप डिज़ाइन। नेक्स्ट आता है हमारे पास विद इन ग्रुप डिज़ाइन। अब ये एक फ़ोटो है, आप इससे देखकर समझ सकते हैं। जैसे कि बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन में हमने क्या किया, सैम्पल है, सैम्पल को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, G1 और G2। G1 को A एक्सपेरिमेंट मिल रहा है, G2 को B एक्सपेरिमेंट मिल रहा है, काफ़ी सिंपल, ठीक है। विद इन सब्जेक्ट में क्या होता है, सैम्पल A है तो इसको सभी को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, फिर हम ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, ठीक है। कि सभी को ही विद इन हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, या हम कहेंगे कॉफ़ी पिलाई जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। जैसा कि हमने पढ़ा, तो ये एग्जांपल आप समझिएगा। देखिए कैफीन है, सभी को रेगुलर इंटरवल्स में है जो बार बार दिया जाएगा, अलर्टनेस को चेक किया जाएगा, आप समझ जाएंगे। अब विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन अब हमारा हो गया है ये चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट 10th चैप्टर। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नोट्स को चाहते हैं कि आप नोट्स एक्सेस करें तो आपको ₹9 पे करने होंगे पर PDF, ठीक है, पर PDF, मतलब एक वीडियो में। अगर हमने इस वीडियो में 2 चैप्टर किए हैं तो आपको ₹9 ही पे करने हैं। ऐसा नहीं है कि हमको 18 रुपीज़ पे करने होंगे, नहीं, इस वीडियो के हिसाब से आपको ₹9 पे करने होंगे। सो आप अगर चाहते हैं इनको नोट्स को लेना तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ईमेल आईडी पर। दोनों को एक्सेस करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड है, नोट से लेकर और लाइक करने तक का आप पे डिपेंड है। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज़ वट एवर यू थिंक आप कर सकते हैं। बताइए, आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फीडबैक आप दीजिएगा। दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही है, काफ़ी है ये। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।